नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा ही आपके हेल्थ इश्यूज को हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते आए हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल अलग होती जा रही है, वैसे वैसे कई तरह की समस्याओं से हम घिरते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ खासकर फिजिकल प्रॉब्लम्स की कि लाइफस्टाइल हमारी जैसे जैसे बदलाव लाइफस्टाइल में हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बीमारियों में भी बदलाव हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट इलाज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हम उसे बीमारी के रूप में लेते भी नहीं हैं, लेकिन उसका इलाज तो करना ही पड़ता है। आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली एक समस्या सामने आ रही है और वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को लेकर बहुत सारे कपल्स परेशान होते हैं, कैसा ऑप्शन लिया जाए, फर्टिलिटी कौन से एक्सपर्ट को दिखाया जाए, क्या क्या उसके ट्रीटमेंट होते हैं और कैसे परिणाम आते हैं, उससे कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है हो सकता है लंबी भी चले। ऐसे में ये एक पूरा पीरियड हो जाता है जिसे बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही पार कर सकते हैं। और आज ऐसे ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और वो है बड़ोदरा की जानी मानी गायनेक डॉक्टर सुषमा बख्शी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका। और सुषमा मैम को बहुत बार वीएनएम पर आपने देखा है, वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट है, ओएसएस फर्टिलिटी की, और जानी मानी गायनेक तो है ही। हम बहुत सालों से बड़ोदरा शहर के बहुत सारे लोग उनकी सेवाएं ले रहे हैं। ऐसे में आज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, उस पर मैं उनसे सवाल पूछने वाली हूँ। मैम, आधुनिक मेडिकल साइंस अब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, ऐसे में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अलग अलग ऑप्शंस भी सामने आ रहे हैं। कैसे वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, कितने कारगर होते हैं और उनके रिस्क फैक्टर क्या है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। सही बताया मयूरिका, आपने जो बोला कि ये फर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। तो मैं इस फील्ड में करीबन 35-40 इयर्स से काम कर रही हूँ और मैंने देखा है कि जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत कम था, लाइक 1 in 7 कपल्स और 1 in 10 कपल्स, वो आजकल 1 in 3 to 1 in 4 कपल हो गया है। दे आर रियली सफरिंग आउट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो मैं वीएनएम का धन्यवाद करूंगी कि ये टॉपिक लेके आपने मुझे आमंत्रित किया और इसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि फर्टिलिटी के कौन कौन से डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मैं आपको थोड़ी ऐसी बात करूंगी कि इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण ये होते हैं कि या तो फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम होता है, अंडे ठीक से बनते नहीं है, या शुक्राणु की संख्या या मात्रा में या क्वालिटी में फर्क होता है, या कुछ एंडोक्रिनल प्रॉब्लम पुरुष या स्त्री को होता है जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो नियत समय पे होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो हर एक जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट तरह के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं आपको ऐसे बताऊं कि ज़्यादातर जो यंग और हेल्दी पेशेंट्स हैं उनको हम नेचुरल साइकिल सिलेक्ट करके उनका नेचुरल साइकिल में और उनको समझाते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड क्या है, तो ऐसे समझा के उनको प्रयत्न करने का बोलते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऐसे लंबे अरसे तक चला रहे ऐसा नहीं, वो लोग 6 महीने ट्राई करें, कुछ नहीं होता है तो आगे का स्टेप ज़रूर लेना चाहिए कि जैसे दे कैन चूज सम मेडिकेशंस, ओव्यूलेशन इंडक्शन, बीज बनने की दवाई ले और उसके साथ वो फर्टाइल पीरियड का ट्राई करें। और उससे भी अगर नहीं होता है 2-3 महीना वो ट्राई करें, नहीं होता है तो बाद में जो एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसके तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, और जो घर घर में आजकल तो सबको पता है जिसको लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ। और जिन लोगों को जन्म से जैसे बच्चेदानी नहीं है या तो बच्चेदानी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको सरोगेसी का भी हम ऑप्शन दे सकते हैं जी। और खास करके जो जेंट्स है उनको शुक्राणु का 0 नंबर है, उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल है और प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है कि जहाँ पे उनके खुद के स्पर्म्स लेके हम टीज़ा और वगैरह प्रोसीजर्स के साथ कि उनको अपना जेनेटिक चाइल्ड मिल सकता है। तो देयर इज़ ए वाइड स्कोप ऑफ चूजिंग द राइट ट्रीटमेंट इन द राइट हैंड्स बाय द कपल and then they are benefited. और
आपने जैसे बोला कि रिस्क क्या है, तो रिस्क ये है कि अगर आपको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है वो आप करने जाएं तो उससे फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और पर्टेनिंग टू द मेथड उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस रेट क्या है। जी। कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर के पास गए, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू किया, आईयूआई किया, हो ही जाएगा, 100% होता है, ऐसा नहीं है। मैं अगर परसेंटेज से कहना चाहूँ अप्रॉक्सीमेटली कि अगर आप नेचुरल साइकिल में ट्राई कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ कंसेप्शन रेट इज नॉट मोर देन 5 to 7%। ओके। अगर वो आईयूआई करते हैं और यंगर एज है तो ऑलमोस्ट 25% तक उनको सक्सेस मिलता है, बट इट्स नॉट 100%। और ओल्डर एज में करते हैं तो नेचुरली इट विल गो डाउन। जी। आईवीएफ में भी ऐसे होता है कि अगर यंगर एज में वो चूज करे तो 50 to 60% या 70% तक सक्सेस रेट हो सकता है। जिन फीमेल्स को उनके ओवरी में एग्स है ही नहीं या तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, जिनके लिए हम डोनर एग्स ले रहे हैं, तो डोनर एग्स के साथ प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70 to 80%। और सरोगेसी में भी करीबन अच्छा एम्ब्रियो है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज you have to choose the right treatment for the right couple। सही इलाज का जो ऑप्शन है वो पसंद करना जरूरी है। इनफर्टिलिटी अब बहुत वाइड फैली हुई समस्या है जो बहुत ज्यादा सुनने में आती है, आपके आसपास कई लोग इसका शिकार होते हैं। इनफर्टिलिटी एक फिजिकल दिक्कत तो है ही, सोशल बीमारी भी बन जाती है। भारतीय समाज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ शादी के बाद बच्चे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार एक महिला को माना जाता है, जबकि मैम कह रहे हैं कि पुरुषों में भी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में एक सही इलाज चुनने की जरूरत आती है। मैम, फर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं कपल में, उसको किस आधार पर आप लोग एड्रेस करते हैं, और एक राइट ऑप्शन, आपने जैसे कहा कि राइट ऑप्शन चूज करना जरूरी है, तो किस आधार पर ट्रीटमेंट के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं? तो ये ज़रूरी है कि जिन कपल को बच्चे चाहिए और उन्होंने नेचुरल मेथड से अपने आप ट्राई कर लिया है, जैसे शादी के 1-2 साल हो गए, बच्चे नहीं होते हैं और वो हमारे पास आते हैं, तो वो बहुत साइंटिफिकली स्टेप वाइज हमें जाना चाहिए कि सबसे पहले लेडी का पूरा हिस्ट्री लेके उनको क्या क्या तकलीफ है बचपन से लेके आज तक, वो जानने के बाद, ठीक से सुनने के बाद उनका प्रॉपर चेकअप करना और अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी कुछ चीज़ों का हमें ख्याल आ जाता है। और जेंट्स, हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को लेके आइएगा, क्योंकि इट्स ए कपल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ लेडीज प्रॉब्लम। तो उसी वक्त जो हस्बैंड होते हैं उनका भी चेकअप होना और उनके भी कुछ ब्लड टेस्ट करना और उसके बाद उनका सीमेन एनालिसिस करना, तो इससे उनका बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता चल जाता है। और फिर जैसा भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर उनको यूट्रस का प्रॉब्लम है, यूट्रस में कुछ गठान वगैरह है, तो उसकी अगर निकालने की ज़रूरत है तो उसमें लेप्रोस्कोपी या वो वगैरह करके उसका ट्रीटमेंट के लिए हम उनको डायरेक्ट करते हैं। और एग्स की संख्या कम है तो उसी के हिसाब से हम उनको आईयूआई या आईवीएफ का सलाह देते हैं। शुक्राणु की संख्या कम है तो उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन भी हम दे सकते हैं जिससे संख्या बढ़े। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन थरो एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन इज अ मस्ट। तो इसी से हम ऐसे उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है एज ऑफ द कपल। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल आवर फीमेल्स टू नो कि आफ्टर द एज ऑफ 33 इन इंडियन फीमेल द ओवेरियन रिजर्व गोज डाउन वेरी फास्ट। सो आजकल जो करियर ओरिएंटेशन एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या जॉब वैलिडेशन वगैरह में कपल दे मिस द बस, लाइक दे keep waiting for getting pregnant till 35, 37, 38 and then when they want to go for pregnancy उनके सक्सेस रेट बहुत कम हो जाते हैं और एग्स और स्पर्म की क्वालिटी में भी काफ़ी असर होता है। सो आई वुड पुट एज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अफेक्टिंग द फर्टिलिटी
सक्सेस। जी बिल्कुल। लेट शादी और लेट बच्चे, अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले शादियां ही बहुत जल्दी हुआ करती थी, लेकिन अब 25 साल में कोई शादी नहीं करता है। अब 30 साल में शादियां होती है, 30 से भी ज्यादा 35-40 में शादियां होती है। और ऐसे में लेट शादी और लेट बच्चे जब प्लान करते हैं तो इसी तरीके की समस्याएं सामने आती हैं। चलिए, समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब बात होती है एक कपल को और पूरी फैमिली को इस ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना। मैम, ये कैसे करते हैं आप लोग? ये जरूरी है कि फैमिली को भी साथ में तैयार करना। उसका कारण क्या है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हमारे यहाँ इट्स फैमिली इशू। तो हस्बैंड वाइफ के साथ दोनों की मदर एंड फादर, तो हमारे यहाँ बच्चे माँ बाप से ज्यादा दादा दादी नाना नानी को चाहिए होते हैं। और उन्हीं की प्रेशर की वजह से ही कपल आते हैं बहुत बार कि मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि अभी जल्दी करो। उनको खुद को कोई जल्दी नहीं होती है। तो जैसे आते हैं तो फर्स्ट थिंग इज वी कंसल्ट हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर फर्स्ट अलोन, और बाद में उनके रिलेटिव्स को बुला के भी उनके साथ बात करते हैं जी। और काउंसलिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि उन सबको पता होना चाहिए। एक बार ट्रीटमेंट नक्की हो जाए कि इनको ये ट्रीटमेंट पे जाना है, तो उसके पूरे स्टेप्स हमारे ओएसिस में हमारे काउंसलर्स उनको बताते हैं कि इस तरह से होगा, कितनी बार उनको आना होगा, उसमें क्या खर्चा होगा और उसमें क्या ध्यान रखना है, ये प्रोसेस के दरमियान उनको क्या खाना है और क्या नहीं करना है, इसकी सबकी माहिती देना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एज यू सेड, इट इज ए सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम। फर्टिलिटी इज नॉट ओनली हेल्थ इश्यू, इट एनकम्पेसेस ऑल दिस इश्यूज। तो हमें उन्हें इस तरह से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है सो दैट दे एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी एसेंशियल। और साथ में ये ज़रूरी है कि उनको कुछ विटामिन्स वगैरह दिया जाए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, जो WHO हैज सेड कि folic acid supplementation is extremely essential to prevent the abnormalities in the baby. तो वो हम लोग चालू कर देते हैं। उनको रूबेला इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल वो MMR वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन 15 साल से पहले सब बच्चियों को दिया जाता है। तो इसीलिए हमारे देश में अभी रूबेला इम्यूनिटी होती है, लेकिन अभी भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि रूबेला इम्यूनिटी है कि नहीं है तो उनको रूबेला का वैक्सीन देना पड़ता है। और नॉट ओनली फीमेल, इवन हस्बैंड को भी कुछ विटामिन्स वगैरह देना होता है। और इसी वक्त हम उनको पूछते हैं कि आपको कुछ एडिक्शन है कि नहीं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। मतलब ये भी फर्टिलिटी पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं। इट डज। तो अगर ये है तो वी हैव टू माइल्डली से बट फर्मली से कि ये आपको बंद करना पड़ेगा। या तो आपको बच्चे चाहिए या सिगरेट चाहिए, दो में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो देन दे चूज। सिगरेट स्मोकिंग इन फीमेल्स आल्सो हैज इंक्रीज्ड। यस डेफिनेटली। तो दैट आल्सो वी हैव टू टेल हर कि इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर प्रेगनेंसी। तो all these we do during their first and second visit so that they know what they are supposed to do and what they are not supposed to do, and then we guide them how they should take up their journey very pleasantly through this process. तो मैम बता रहे हैं कि बहुत सारी आदतों में कहीं ना कहीं बदलाव लाना जरूरी है। लाइफस्टाइल में क्या और बदलाव किया जा सकता है, और क्या ऐसा कुछ सपोर्टिव सिस्टम या सपोर्टिव सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट मैं कहूँ फर्टिलिटी की जब ट्रीटमेंट होती है तब दिया जा सकता है, जिससे इनफर्टिलिटी का जो रिजल्ट है वो बेहतर आ सके? मैम, लाइफस्टाइल में कोई बदलाव या कोई सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं इस दौरान? यस, आई मीन ये कस्टमरी है ओएसिस में कि हम लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों का वेट लेते हैं और BMI कैलकुलेट करते हैं। अपना इंडियन आइडियल BMI इज एनीथिंग 23 से 25 के बीच में होना चाहिए। और ओबेसिटी, एज यू नो, गुजरात इज ए ओबेसिटी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे यंग गर्ल्स एंड द कपल्स आर ओबीज। तो उनको सबसे पहले उसी के लिए ज्यादा हमें समझाना पड़ता है कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपका वजन कम हो और बढ़े नहीं। तो BMI इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू बी केप्ट नॉर्मल। गुड स्लीप इज वेरी नेसेसरी। आजकल लेट नाइट्स एंड वो सब बहुत बढ़ गया है।
तो बिकॉज मेलेटोनिन रिलीजेस ड्यूरिंग स्लीप, तो अगर आपका स्लीप डेफिशिएंट है तो मेलेटोनिन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन वो अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस और सक्सेस में भी फर्क होता है। तो गुड स्लीप इज वेरी नेसेसरी। कई बार लोग बोलते हैं कि कॉफी ज्यादा पीने में क्या है, बट हैविंग कैफीन मोर देन 200 milligram is not desired. It definitely affects the fertility and the egg and sperm quality. Okay. So you can take 1 or 2 cups of coffee per day and not very very strong coffee you may take. So you can reduce the caffeine in your diet. So that is another thing. And in the supplementation, I would suggest antioxidants to both of them. So that really helps in improving fertility in the couple. जी बिल्कुल, वजन बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कॉज माना जाता है कि आपका वेट अगर ठीक है तो फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा कारगर साबित होती है। इनफर्टिलिटी की जो अलग अलग ऑप्शन है, ट्रीटमेंट है, उस पर हम बात कर रहे हैं। मैम, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करते वक्त इकोनॉमिकली कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें अलग अलग ट्रीटमेंट साइकिल, ट्रीटमेंट का खर्च, बीमा कवरेज, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और खर्चीला भी है, तो ये आप कैसे समझाते हैं और मैनेज करते हैं? तो ज़्यादातर ओएसिस में और इंडिया के सब जो फर्टिलिटी के सेंटर्स है उसमें साइकिल वाइज ट्रीटमेंट होता है कि 1 menstrual cycle टू अनदर menstrual cycle में जो भी मेडिसिन्स वगैरह दे रहे हैं उसके हिसाब से उनका होता है। पैकेजेस आर डिवाइस्ड फॉर देम विच विल बी वेरी कंफर्टेबल, जिसमें कंसेशन वगैरह आ जाता है। तो ये फाइनेंसिस की बात पहले से ही हम लोग करते हैं उनको कि आपका जैसे सोनोग्राफी हम कर रहे हैं तो उसका चार्ज इतना होगा। तो कपल इज रेडी, दे आर नॉट सडनली दे फील कि ये क्यों इतना ट्रीटमेंट में इतना चार्ज क्यों हुआ। सो फर्स्ट थिंग इज वी टेल देम कि आपका इतना इतना ट्रीटमेंट होने वाला है, और उसके हिसाब से हम उनको फाइनेंशियली प्रिपेयर करते हैं। ज्यादातर आईवीएफ में हमें फाइनेंशियली प्रिपरेशन का बहुत जरूरी होता है। तो उनको जो पूरा पैकेज है, जिसमें हमने बहुत कंफर्टेबल पैकेज ऐसे बनाए हैं जिसमें दवाइयाँ सब आ जाती है, काउंसलिंग आ जाता है, पूरा एम्ब्रियोलॉजी का जो हम गर्भ बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस आ जाता है, और डॉक्टर्स का कंसल्टेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर तक और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करे तब तक का पूरा प्रोसेस है वो पूरा आ जाता है। सो कपल इज टोल्ड अबाउट कि इतना इतना आपको सब इंक्लूसिव है। सो दे आर कंफर्टेबल, दे नो, पहले से उनको पता होता है कि हमारा इतना खर्चा होने वाला है। दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स, दे कैन प्रिपेयर देयर फैमिली आल्सो। So when they go for the treatment, it is comfortable, stress free. Unfortunately, हमारे यहाँ जो मेडिक्लेम है इंश्योरेंस, वो अभी तक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कवर नहीं करता है। देयर आर फ्यू कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस या इवन स्टार हेल्थ वाले कुछ कर रहे हैं आजकल। तो दे गिव 0 interest लोन एंड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा उनको फायदा होता है। बट आई थिंक दैट वेरी सून गवर्नमेंट विल डिज़ाइन सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस सिस्टम फॉर दिस कपल्स, बिकॉज खास करके गांव में जो रहने वाले इनफर्टाइल कपल होते हैं उनको शहर तक आना, ये ट्रीटमेंट करना और उसका खर्चा उठाना ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और मुझे हमेशा ऐसे होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, सक्सेसफुल हो, तो सबको वो अवेलेबल होनी चाहिए। पैसों की वजह से किसी को ट्रीटमेंट ना मिले, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता है। जी। तो ये सिर्फ एक सर्जरी या एक कंसल्टेशन नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है और इसमें खर्चा होना लाजमी है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे हर वर्ग के लोग इस तरीके की थोड़ी सी महंगी ट्रीटमेंट का लाभ ले सके। अब जब भी कोई ट्रीटमेंट की बात आती है तब हमेशा एक्सपर्टीज देखी जाती है कि कौन एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनके पास जो संसाधन है वो कितने टेक्निकली साउंड है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जब सुषमा मैम आई है तो मैं जरूर पूछ लेती हूँ, मैम फर्टिलिटी सेंटर अब बहुत सारे हैं, एक सेंटर सेलेक्ट करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? केंद्र की रेपुटेशन, उसके सक्सेस रेशियो, ये सब क्या चीजें होनी चाहिए जो एक कपल को ध्यान में लेनी चाहिए और उस हिसाब से एक सेंटर चूज किया जाए?
सही बात है, क्योंकि जब भी आप खास करके आईवीएफ या आईयूआई ट्रीटमेंट जिसके लिए आप कोई भी सेंटर चूज करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जागरूकता से चूज करें। तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ पता चलता है कि कितने सेंटर हैं, आपसे घर से अप्रोचेबल कौन से सेंटर है, वो सेंटर का सक्सेस रेट क्या है, उन वहाँ कौन कौन से डॉक्टर है, क्या सब ट्रीटमेंट वहाँ उपलब्ध है कि नहीं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ ट्रीटमेंट वो लोग वहाँ सेंटर पे करते हैं, बाकी के ट्रीटमेंट के लिए उनको आउट ऑफ बड़ौदा जाना पड़ता है। तो ये सब जानकारी कपल को होनी चाहिए। और ये जानकारी आजकल जो पढ़े लिखे कपल है वो लेते भी है, वो हमारे पास ऐसे ही विजिट के लिए भी आ जाते हैं कि मुझे आपके सेंटर के लिए जानना है कि आपका सक्सेस रेट क्या है। पीयर रिव्यू इज़ अनदर थिंग कि सब लोग क्या उनके लिए बात करते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। और वहाँ पे सब सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं। तो हार्ट ऑफ द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज एम्ब्रियोलॉजिस्ट, तो इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसकी जानकारी लेने के बाद आप विजिट करें ये सेंटर को, अपने फाइनेंसिस के हिसाब से जज करें कि क्या आपको ये अफोर्डेबल है कि नहीं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्किल ऑफ द डॉक्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स ऑफ द डॉक्टर। ये अगर है तो थोड़ा भी आपको अगर स्ट्रेच होना पड़े फाइनेंशियली तो इट इज वर्थ, बिकॉज यू आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको जो भी होगा वो ठीक से बताया भी जाएगा। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। कई बार डॉक्टर शॉर्टकट ले लेते हैं लेकिन घूम फिरा के फिर उतना ही खर्चा हो जाता है, इसलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी की ये जो ट्रीटमेंट है वो आपके लिए आसान हो जाती है। अब इस दौरान ये थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस होता है और जैसे हमने पहले ही बात की कि ये सिर्फ फिजिकल इशू नहीं है, इमोशनली और सोशली भी सारे इश्यूज उसमें जुड़े हुए हैं। ऐसे में मैम इस दौरान लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं। इमोशनल बदलाव को कम करने के लिए क्या आप लोग कुछ करते हैं और ट्रीटमेंट पर उस पर क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड मेकिंग देम फील एट ईज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग कपल को ऐसे बोलते हैं कि जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए डिसाइड करते हैं तो प्रायोरिटाइज कि वो आपका टॉप प्रायोरिटी रखो। उसके साथ में बहुत सारी कुछ चीज़ें पर्सनल या सोशल या प्रोफेशनल आप अटैच मत करो कि जिसकी वजह से आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की विजिट पे असर पड़े, आपकी दवाइयों लेने पे असर पड़े। कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि हाँ हम लोग अभी आए हैं इंडिया में, हमारे पास 20 दिन है, हमें 2 मैरिज अटेंड करने हैं और हमको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी करना है और दे आर स्टक, आई मीन रनिंग बिटवीन द प्लेसेस। तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्रायोरिटाइज योर ट्रीटमेंट इन योर माइंड एंड इन योर टोटल स्टेप्स ऑफ योर लाइफ। तो जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो मेरी ये सलाह है कि आपको स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए कुछ चीज़ें आपको खुद को करनी पड़ेगी। जैसे आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज योर ट्रीटमेंट कि आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें थोड़े सेकेंडरी पोजीशन पे रख दीजिए। जैसे कि ट्रैवल्स या एंगेजमेंट्स या अटेंडिंग सोशल फंक्शंस, ये सब आप सेकेंड पॉइंट पे या रख दीजिए। दूसरी बात यह है कि कीप योर फाइनेंसेस अप टू डेट, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपका बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है कि इतना खर्चा होने वाला है, यू हैव सिक्योर्ड योर फाइनेंसेस एंड इन अ गुड क्लिनिक जितना बोला है उतना ही खर्चा होगा आपका। तो देन व्हाइल गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। टेक गुड पैकेजेस, तो इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप अपने डॉक्टर्स को जब मिलने जाते हैं तो आप पॉइंट्स लिख के जाइए अपनी डायरी में कि इतना इतना मुझे पूछना है, जो चीज आपको हमेशा बॉदर करती है।
तो आस्क एवरीथिंग पॉइंट वाइज, द डॉक्टर इज हैप्पी टू आंसर, और उनको भी अच्छा लगता है कि चलो हमने सब कुछ उनको बताया। तो ये बहुत जरूरी है। आई वुड टेल देम टू अवॉइड गूगल सर्च, कि बहुत प्रॉब्लम करते हैं, गूगल को पढ़ पढ़ के उनके दिमाग खराब हो जाता है और बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो पूछना है हमें पूछिए, प्लीज डोंट गो फॉर द गूगल, एंड टेक हेल्प ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसा मत रखो कि मैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उसको मैं बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी, ये जरूरी नहीं है। टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। की लोग डरते हैं कि सक्सेस नहीं होगा तो इसलिए लोग नहीं भी बताते हैं। नहीं, ऐसा स्टिग्मा भी है कि इनको तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से बच्चा हुआ। हाँ, वही यस, क्या जरूरी है? इंडियन सोसाइटी में अभी भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है। दे डोंट इन्फॉर्म जी। तो इसकी वजह से जब उनको जरूरत होती है किसी हेल्प की, तभी कोई आगे नहीं आता है। तो जस्ट से कि हम सिंपल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी, तो उनको साथ में रखिए। And I would always say कि at every step of your life, add yoga, meditation, ये सब चीजें आपको काम रहने में, फेसिंग द नेगेटिव रिजल्ट्स में भी आपको बहुत मदद करेगा। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इसी तरह से उनको अपना स्ट्रेस कम करके दे शुड गो अहेड विद द जर्नी। इट्स ए प्लेजेंट जर्नी, आई वुड से। तो इस तरह के से जो स्ट्रेस होता है, जो इमोशनल बदलाव होते हैं इस पूरी जर्नी के दौरान, प्रोसेस के दौरान, उससे बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज्ड माहौल में आप अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, ये शायद बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी में। और इनफर्टिलिटी अब बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बहुत सारे उपाय भी मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध हैं। और मैम ने हमें सारी जानकारी दी, बहुत डिटेल में हमने हर पहलू पर चर्चा की है। लेकिन जब भी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ आते हैं, मैं ये जरूर पूछती हूँ कि ट्रीटमेंट और ये सारी चीजें तो साइड पर है, मैम ऐसा कुछ है अगर आप हमें गाइड कर सके, हमारे दर्शकों को गाइड कर सके कि इनफर्टिलिटी से आपको रूबरू ही ना होना पड़े, ऐसा क्या किया जा सकता है? ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि हमेशा वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि ये होना चाहिए कि क्योंकि प्रेगनेंसी ये एक फेज ऑफ लाइफ है, नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ है। तो उसके लिए हमें क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब ट्रीटमेंट करना पड़े। जी। तो ये इट इज़ प्रूव्ड कि 21 से 30 साल की उम्र है इज़ द बेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। जी। हम लोग उसको चुप जाते हैं, तो इसीलिए हमें ये सब ज्यादा करना पड़ता है। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। आजकल मैं देखती हूँ स्कूल में, मैं कई बार लेक्चर लेने जाती हूँ, तो एडोलेसेंट गर्ल्स आर ओबीज, एक्सरसाइज जैसा कुछ नाम नहीं होता है, और दे आर स्ट्रेस्ड आउट। तो ये हमें करना है, समाज को ये करना है, पेरेंट्स को ये करना है, डॉक्टर्स को ये करना है कि दे शुड बी हेल्दी हमारे एडोलेसेंट। तो देन दे विल स्टेप अप इन रिप्रोडक्टिव फेज विथ हेल्दी लाइफ। और फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस विदाउट डॉक्टर्स कंसेंट, एम्प्टी पिल वगैरह ले लेते हैं, नहीं होना चाहिए। हॉर्मोन्स अपने आप ले लेते हैं, हमारा देश में ये ओवर द काउंटर मिलते हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ज्यादा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं लेना चाहिए। और ये सब जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, खास करके एडिक्शंस डिफरेंट तरह के हैं, उसको अवॉइड करें। तो अगर आप अपना नॉर्मल हेल्दी लाइफ बनाने रखे तो आपको ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो अच्छा है ना। बिल्कुल अच्छा है। और आजकल हम अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा जंक खिलाकर खुश होते हैं कि हमारे बच्चे तो पिज्जा और बर्गर के सिवाय कुछ खाते ही नहीं, फ्रेंच फ्राइज के सिवाय। लेकिन ये सारी चीजें उन्हें पीसीओडी और ऐसी समस्याओं की ओर ले जाती है जो आगे चलकर इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होती है। और इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेरेंट्स अपनाएंगे, अपने आप बच्चे अपनाएंगे, एक बेहतर और एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब बच्चे हमारे हम हेल्दी रखेंगे, हम खुद हेल्दी होंगे, बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाएंगे, तो ये सारी चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। हम डॉक्टर सुषमा बख्शी से बात कर रहे थे जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट है ओएसएस फर्टिलिटी में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, मुझे आज बहुत मजा आया आपसे बात करने का। हमें भी बहुत मजा आया। और वैसे भी जब भी सुषमा मैम आते हैं मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, क्योंकि इनके पास नॉलेज का पिटारा है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर घर तक पहुंचाए। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का ऐसा ही हर अपडेट आप
तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। आजकल हर घर में कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी से कोई ना कोई जूझ रहा है, उसको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टेलीहंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।